सरकार भाई ओप्पो की रेनो 13 सीरीज लॉन्च हुई थी। मैंने आपको ओप्पो का रेनो 13 5G दिखाया था और उसके कुछ देर बाद मैंने आपको रेनो 13 प्रो भी दिखा दिया था। बट रेनो सीरीज के अंदर 3 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं और आज मैं उसका सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि ओप्पो रेनो 13F है। ये मोबाइल फोन जो है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस इसलिए कंसीडर हो रही है क्योंकि अगर आप इसके प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये 79,999 के प्राइस टैग के अंदर आ रहा है। अब रेनो की ये जो 13F या F सीरीज आ रहा है इन जनरल ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है। उसकी रीजन ये है कि जब रेनो 11 आया था ना तो उस टाइम पे 11F 5G आया था, यानी हमें 5G वाला वेरिएंट मिला था। जब 12 सीरीज आई है तो उसके अंदर हमें 4G और 5G दोनों मिले थे और अब 13 आई है तो अब 5G हटा दिया गया है और सिर्फ हमें 4G वेरिएंट जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने इस चैनल के ऊपर ओप्पो की आज तक की जो बेस्ट डिवाइस कंसीडर की थी ना प्राइस टू परफॉर्मेंस में, वो रेनो 11F 5G को किया था। तो अगर 13F में भी 5G वेरिएंट आ जाता और लाख रुपए से नीचे आ जाता तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट के ऊपर होना था। बट ये जो मोबाइल फोन है ये इसका 4G वेरिएंट है और हम इसको उसी तरह से जज करेंगे। 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है इस मोबाइल फोन के अंदर। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये ग्रेफाइट ग्रे के नाम से आता है और रेनो 13F जो है ये ओप्पो की एक ऐसी सीरीज भी बन जाती है जिसके अंदर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ओप्पो अपने सारे एआई के फीचर्स डालेगा, बट ओप्पो ने डाले हैं तो उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस रेंज में बाकी कंपटीशन के हिसाब से ये मोबाइल फोन कहां पे खड़ा होता है। आपको बॉक्स के अंदर एक केस देखने को मिल जाता है, ये एग्जैक्टली वही केस है जो कि इस मोबाइल फोन के हायर एंड वेरिएंट्स के साथ आ रहा है। तो ये चीज अच्छी है कि आपको प्रीमियमनेस देखने को मिल रही है। उसके अलावा कुछ सेफ्टी गाइड्स है, एक ये पीटीए का स्टिकर वगैरह से मिल जाता है। फाइनली आपको बॉक्स के अंदर आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है एंड फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी केबल देखने को मिल रही है जो कि टाइप ए टू टाइप सी वाली है और आपको ये सुपर वूक की चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल रही है जो कि 45 वॉट के ऊपर इस मोबाइल फोन को चार्ज कर देगी। एंड यू हैव योर सिम इजेक्शन पिन, तो इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर आप लोगों ने ओप्पो की रेनो सीरीज की बाकी वीडियोस देखी हो तो आप काफी चीजों से फेमिलियर होंगे, तो मैं उन चीजों पे दोबारा टाइम जाया नहीं करना चाहता। अच्छा, यहाँ पर बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये काफी खूबसूरत किस्म का डिजाइन देखने को मिल जाता है। बट ये जो बैक साइड है इसको चेक कर लेते हैं। ओके भाई, इस मोबाइल फोन की जो बैक साइड है इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और बैक साइड पर एक मेन कैमरा है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और एक 2 मेगापिक्सल का आपको बेसिकली जो पोर्ट्रेट कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर प्लास्टिक बिल्ड जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जबकि फ्रंट साइड के ऊपर ओप्पो का अपना एक स्पेशल किस्म का ग्लास है जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। मैं उसका एग्जैक्ट नाम यहाँ पर डाल दूंगा। ये एग्जैक्टली वही ग्लास है जो कि आपको रेनो 12F में भी देखने को मिल रहा था और यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये भी एग्जैक्टली वही डिस्प्ले है जो कि आपको रेनो 12F में मिल रहा था। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसमें कमी या ज्यादती नहीं की गई। एक चीज और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि भाई ये एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आता है और ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। ब्राइटनेस इस डिस्प्ले की काफ़ी डिसेंट है और अच्छी ब्राइट एनवायरनमेंट्स में भी आप इस डिस्प्ले को बड़े इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि रेनो 12F को मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था इस चैनल के ऊपर। उसकी रीज़न ये थी कि वो स्नैपड्रैगन 685 के चिपसेट के साथ आता था जो कि ऑलरेडी एक काफ़ी अंडर पावर चिपसेट है। इस मोबाइल फोन के अंदर थोड़ा सा बेहतरी इस फॉर्म में आई है कि यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G100 लगा दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोसेसर है कोई बहुत कमाल किस्म का प्रोसेसर है, हमने इससे पहले किसी फोन में नहीं देखा, बट अगर आप इसको रेनो 12F के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो ये प्रोसेसर प्रोवाइड कर देगा। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है, तो मोबाइल फोन आपको काफ़ी अच्छी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। बट उसका नुकसान ये है भाई कि इसके अंदर आपको जो सिम स्लॉट देखने को मिल रही है वो फुल फ्लैश सिम स्लॉट नहीं है। 256GB की इंटरनल स्टोरेज है और अगर आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगाएंगे तो आपके पास सिंगल सिम की जो ऑप्शन है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर अवेलेबल होगी। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं सिम के रिलेटेड ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ फिजिकल सिम कार्ड्स की ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपके पास ई सिम की जो फंक्शनैलिटी है वो इस मोबाइल फोन पे आपको देखने को नहीं मिलती। आप दोनों सिम्स जो है वो फिजिकली इस मोबाइल फोन के अंदर डाल पाएंगे। इस मोबाइल फोन के ऊपर वाली साइड पर आपको ये स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि मुझे ये बात बता रही है कि इस मोबाइल फोन के अंदर डुअल स्पीकर सिस्टम भी लगाया गया है। पबजी वगैरह की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर जो परफॉर्मेंस है वो वही मिलने वाली है जो कि मीडियाटेक हीलियो G100 की है, क्योंकि इसका जो Antutu स्कोर है वो भी अगर आप गौर से देखें तो एग्जैक्टली वही है जो कि दूसरे G100 वाले मोबाइल फोन्स का आता है। अच्छा, अब मुझे एक चीज मैं बड़ी क्लियर करना चाहूंगा। मुझे लोग क्रिटिसाइज करके कहते हैं कि भाई 50,000 रुपए की रेंज में भी G100 आ रहा है तो आप 80,000 में इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। वेल, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो कंपनी 50,000 रुपए की रेंज के अंदर G100 दे रही है
वो जनरली या तो लो एंड कंपनीज होती हैं या आप कोई पुराना मॉडल देख के कह रहे होते हैं कि भाई वो इस रेंज में आ रहा है, जबकि रियलिटी ये होती है कि जो नए मॉडल्स आते हैं उनमें कंपनियां सारी ही महंगे कर देती हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 80,000 रुपये की रेंज के अंदर आपको G100 देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगेन वही बात है कि 13F का अगर 5G वेरिएंट आ जाता और प्रोसेसर 5G हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो वही स्मूथ बैलेंस पे अल्ट्रा और HD के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर कोई सरप्राइजेस नहीं है। जहाँ पर सरप्राइजेस हैं वो ये है, ओप्पो ने सॉफ्टवेयर वाली साइड से इस मोबाइल फोन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ओप्पो का जो OS है उसका 15 वर्जन देखने को मिल जाता है, और ये जो कलर OS 15 के वर्जन के साथ आता है इसके अंदर आपको वो सारे AI के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके हाई एंड वर्जन्स के ऊपर अवेलेबल है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है बात। उसकी रीज़न ये है कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर आपको AI की जो सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर AI की जो चीज़ें हैं वो इसके कैमरा के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर जेमिनी की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। ब्लोटवेयर के नाम के ऊपर ये हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स का फोल्डर आ जाता है। टीमू की एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। WPS ऑफिस है, और एक ये रील शॉर्ट के नाम से एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो डाउनलोड की गई है। उसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर है बट इनको आप डिलीट कर सकते हैं, तो ब्लोटवेयर डिलीटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डिलीट ना हो सके। आप लोगों के लिए बनाई जाती है, ना तो इस पे ज्यादा व्यूज आते हैं ना ही इस पे एडसेंस रेवेन्यू बनता है, बट मैं आप लोग भाई मैं इसके स्पीकर सिस्टम को चेक कर रहा था और ऑनेस्टली स्पीकिंग बनाता हूँ, तो अगर पसंद आए ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आई कैन गारंटी यू कि अपने प्राइस रेंज के अंदर दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्पीकर्स जो कि आप किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर चेकआउट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर डुओ स्पीकर दिए गए हैं, और ओप्पो की जो वॉल्यूम बूस्ट वाली टेक्नोलॉजी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू भी वॉल्यूम को बढ़ा देती है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की जो वॉल्यूम है वो इस फ़ोन से आ रही है। तो स्पीकर सिस्टम के अंदर मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा यहाँ पर ओप्पो को। या जैसे मैंने आपको बताया कि इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का सेटअप है, और फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली हैं, पहले ज़रा डे टाइम के शॉट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दिन के टाइम में अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो बैक कैमरा में जो मेन कैमरा है उसकी क्वालिटी तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और टेक्निकली उसके अंदर रीज़न ये भी है कि ओप्पो का अपना सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये मैं अभी बगैर किसी AI वाली शॉट्स की बात कर रहा हूँ, बगैर AI की भी जो तस्वीरें हैं वो बहुत क्लियर आती हैं। अगर आप एडिट मोड के ऊपर चले जाते हैं और AI एडिटर पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये एनहांस क्लैरिटी का एक मोड आ जाता है, जिसके थ्रू आप क्लैरिटी वगैरह को एनहांस कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जिस तरह ओप्पो के दूसरे मोबाइल फोन्स के ऊपर ऑलरेडी हम ये चीज़ देख चुके हैं। कुछ टाइम लेता है, इंटरनेट रिक्वायर करता है, बट आपकी जो तस्वीर है उसके अंदर डिटेल को AI का यूज़ करते हुए बेहतर बना देता है। और अगर आप तस्वीरों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो शायद आपको उतना रिजल्ट का फ़र्क पता ना लगे, लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास ये AI इरेजर की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को जो बैकग्राउंड के अंदर मौजूद हो उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर दरख्त को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट भी कर लिया है और उसको ये रिकॉग्नाइज करके रिमूव भी कर रहा है, और ये यूजुअली काफ़ी अच्छा काम कर जाता है। कभी कभार ये चीज़ों को रिमूव करने के बाद उनको किसी ऑब्जेक्ट से भी रिप्लेस कर देता है, जैसे यहाँ पर इसने ये पोल बना दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास अनब्लर की ऑप्शन भी अवेलेबल है, और रिमूव रिफ्लेक्शंस वाली जो ऑप्शन है वो भी इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, बैक कैमरा के अंदर जो आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो दिन के टाइम में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, तस्वीरें काफ़ी प्लेजेंट निकल कर आती हैं। बट जब ऑब्वियसली आप जूम करके देखते हैं तो आपको फील होता है कि कैमरा की जो क्वालिटी है वो 8 मेगापिक्सल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम है, और ये वो एरिया है जहाँ पर आपका AI एडिटर ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को AI एनहांस करते हैं तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आपने किसी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा से इस तस्वीर को खींचा है। AI क्लैरिटी के बगैर आप देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर इससे ज़्यादा जूम इन नहीं हो रही, लेकिन ये AI क्लैरिटी को लगने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा दिया और तस्वीर के अंदर जो जूम इन की ऑप्शन है वो भी ज़्यादा आ गई है। ये नॉर्मली काफ़ी अच्छा काम करता है, स्पेशली डे टाइम के अंदर। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको सिर्फ 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड की देखने को मिलती है, और ये फ्रंट और बैक दोनों कैमरास के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी इस मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इनफैक्ट 32 मेगापिक्सल होने की वजह से दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट फ्रंट कैमरास जो कि आप किसी भी फ़ोन के अंदर ट्राई आउट कर सकते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये वो एरिया है जहाँ पर जाकर आपको कुछ एरियाज में फील होता है कि कैमरा जो है ना वो हल्का फुल्का सफ़र कर रहा है। दिन के टाइम में जो कैमरा है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन जैसे ही आप लो लाइट के अंदर जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि कैमरा की जो क्वालिटी है वो लो हो जाती है। अगेन इसके ऊपर भी अगर आप AI एडिटर में जाकर एनहांसिंग लगाएंगे तो ये काफ़ी बेहतर कर देता है चीज़ों को, लेकिन लो लाइट के अंदर मेरे ख्याल से कैमरा जो है वो सफ़र डेफिनेटली करता है। फ्रंट कैमरा
के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में देखने को मिल जाती है। और एक और चीज जो कि फ्रंट कैमरा में मुझे पसंद आई है वो ये है कि नॉर्मल फ्रंट कैमरास की निस्बत ये थोड़ा सा वाइड है। तो ओवरऑल अगर आप कैमरा के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि अपने प्राइस रेंज के अंदर दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट कैमरास जो कि आप किसी भी फोन के अंदर ट्राई आउट कर सकते हैं। और एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वो है इस मोबाइल फोन की बैटरी। इस मोबाइल फोन के अंदर 5800 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि पिछली जनरेशन की निस्बत 800 mAh ज्यादा है और 45 वाट की चार्जिंग भी दी गई है, जिसकी वजह से ये इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द हाईएस्ट बैटरी वाला मोबाइल फोन भी बन जाता है। और ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो ओपिनियंस बहुत सिंपल है। अगर आप इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की बात करते हो तो मुझे फील होता है कि ये मोबाइल फोन 10,000 रुपया महंगा लॉन्च किया गया है। अगर ये मोबाइल फोन 69,999 के प्राइस टैग में आता तो हर एक बंदा इस मोबाइल फोन के पीछे भाग रहा होता है, ये हर एक मोबाइल फोन को बिल्कुल मार्केट से ना आउट कर देता। लेकिन 79,999 के प्राइस टैग के अंदर भी इस मोबाइल फोन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से ऑफलाइन यूज़र को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, जिसमें अच्छी बैटरी, अच्छा डिस्प्ले, अच्छे स्पीकर और अच्छे कैमरास हैं। ये बात ज़रूर है कि अगर इसका 5G वेरिएंट आता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। ओवरऑल अगर आप ओप्पो के नाम के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च सकते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कहता है भाई मुझे ब्रांड की वैल्यू का फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रांड कोई भी हो, स्पेसिफिकेशन पर जाना है, तो आप 10,000 कम खर्च के भी इस तरह की मिलती जुलती स्पेसिफिकेशन खरीद सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।